बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उमर असलम और आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़ पर प्रोग्राम जायज़ा। आज के प्रोग्राम में मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर बात करेंगे। हुकूमत की बेहतरीन पॉलिसियों के बाइस माशी सूरत हाल बेहतर हो रही है। 100 इंडेक्स स्टॉक एक्सचेंज जो है वो मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह 90,000 क्रॉस कर गई, जिस पर वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने मुबारकबाद दी। जबकि आज प्रोग्राम में वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारड़ ने कहा है कि प्राइम मिनिस्टर की बिजली की कीमतों में कमी पर कोशिश है कि बिजली की कीमतों को कम किया जाए। इसी तरीके से आज के प्रोग्राम में वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़िला डेरा इस्माइल खान और ज़िला बन्नू में दहशतगर्द हमलों की शदीद मजम्मत, इन टॉपिक्स पर आज के प्रोग्राम में गुफ्तगू की जाएगी। इन टॉपिक्स पर बात करने के लिए स्टूडियो में मौजूद मेहमानों से आपका तारुफ करवा दें। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार सलमान गनी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार मियाँ सैफुर रहमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मियाँ साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सलमान गनी साहब, हम हमेशा मुल्क की माशी सूरत हाल के हवाले से बात करते हैं और आप भी जिक्र करते हैं। मुझे याद है जब प्राइम मिनिस्टर ने हल्फ लिया था इस्लामाबाद में तो आप भी वहाँ पर मौजूद थे। पहली मीटिंग जो उन्होंने की वो माशी सूरत हाल को बेहतर करने के हवाले से थी और अगर चैलेंज भी देखा जाए तो वो माशी सूरत हाल को ही बेहतर करना है। और आज स्टॉक एक्सचेंज जो है वो 90,000 क्रॉस कर गई। ये माशी इशारे बेहतरी की जानिब है। देखें, आपने प्राइम मिनिस्टर के हलफ उठाने के बाद पहली मीटिंग का जिक्र किया है जी। अगर आप उनकी सारी मीटिंग्स का रिकॉर्ड उठा लें तो 80% मीटिंग्स उन्होंने पाकिस्तान की मईशत, उसकी बहाली, तरक्की के अमल और ख़ास तौर पे सरमायाकारी के हवाले से की है। 1600 पॉइंट्स के साथ 90,000 का ये क्रॉस करना ये ज़ाहिर करता है कि पाकिस्तान की माशी बहाली और तरक्की के अमल के हवाले से एक संजीदा पेशरफ्त हुई है। ये सब कुछ क्यों हुआ है? देखिए, एक वक्त था कि जब पाकिस्तान की माशी सूरत हाल डामाडोल थी और ख़ुद बदकिस्मती ये है कि पाकिस्तान के अंदर ही पाकिस्तान के दिवालिया होने की बातें हो रही थी, पाकिस्तान के श्रीलंका बनने की बातें की जा रही थी। तो यही प्राइम मिनिस्टर थे जिनकी लीडरशिप में ना सिर्फ आप उस ख़तरे से बाहर आए हैं और अब जो आप बता रहे हैं कि स्टॉक एक्सचेंज आपकी दौड़ती नज़र आ रही है, आपका रुपया स्टेबल हुआ है, दुनिया का आप पर एतमाद बढ़ा है और ये सब कुछ ये ऐसे नहीं हो गया। इसके हवाले से हुकूमत ने यकसुई संजीदगी इख्तियार की है, पाकिस्तान के अंदर एक माहौल तारी किया है और स्टॉक एक्सचेंज में जब तेज़ी आती है इसका मतलब सरमायाकारी, अंदरूनी और बैरूनी सरमायाकारी मुमकिन बन रही है। इसका मतलब दुनिया आप पर एतमाद का इज़हार कर रही है और पाकिस्तान की मईशत के हवाले से अगर देखा जाए तो ये सिलसिला टेक ऑफ कहाँ से हुआ है जी? ये सिलसिला टेक ऑफ हुआ है जब IMF ने आप पे एतमाद किया है। IMF ने पाकिस्तान की सियासी तारीख का सबसे बड़ा प्रोग्राम आपको दिया है, 24वां प्रोग्राम $7 अरब का। और ये $7 अरब के इस प्रोग्राम के बाद आप देखें कि पाकिस्तान के अंदर एक बैरूनी ममालिक से वहाँ के चीफ एग्जीक्यूटिव आ रहे हैं या सरमायाकार आ रहे हैं। शंघाई कॉन्फ्रेंस बड़ी कामयाब रही। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जी ये सारा अमल जो है अब मामलात आगे की तरफ चलेंगे। लेकिन उमर, ये जब हम इस्तेहकाम की मंजिल की बात करते हैं ना, तो इस्तेहकाम की मंजिल पे पहुंचने के लिए आपको एक सियासी माहौल भी बेहतर बनाना ज़रूरी है कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल फोर्सेस ने बहुत हद तक संजीदगी जाहिर की है और अब पाकिस्तान की माशी सूरत हाल आगे की तरफ बढ़ रही है। आप इस्तेहकाम की मंजिल की तरफ जा रहे हैं, लेकिन इस सारी चीज़ों से ये मतलब नहीं कि हम इस पर खुशी मनाएंगे। हमें अलर्ट रहना है। अलर्ट किस हवाले से रहना है कि जब आपको आगे जाता देखता है तो दुश्मन भी फिर अपनी साजिशें करता है। आप देखें कि जब भी पाकिस्तान माशी वाले से टेक ऑफ करने की पोजीशन में होता है तो दहशतगर्दी का अमल भी तेज होता है और दहशतगर्दी का अमल कौन है? आपका दुश्मन है। वो दुश्मन जो पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करना चाहता है, जिसे पता है कि जी पाकिस्तान दफाई एतबार से तो न्यूक्लियर पावर बनने के बाद खुद निसारी की मंजिल पे पहुंचा है और अगर ये माशी हवाले से भी खुद निसारी की मंजिल पे पहुंच गया तो फिर इस खित्ते में भारत के मुकाबले में पाकिस्तान की अहमियत और हैसियत बढ़ेगी। पाकिस्तान छोटा मुल्क होने के बावजूद एक बड़ा रोल अदा करेगा। तो मैं समझता हूं कि स्टॉक एक्सचेंज में जो आने वाली खुशखबरी है ये मज़ीद खुशखबरियों का पेश खैमा होगी। और प्राइम मिनिस्टर साहब के जब आपने खिताब में ये मुबारकबाद का जिक्र किया है तो उन्होंने एक और खुशखबरी भी दी है इसी बयान के अंदर। उन्होंने कहा जी कि कौम को जल्द खुशखबरी मिलेगी। देखें, इस वक्त तक हुकूमत की जो मौसर कोशिश है वो मईशत की मजबूती के हवाले से है। इस मईशत के समरात और असरात आम सतह पे भी आने चाहिए। देखें, जब इसके समरात लोगों की ज़िंदगियों में आएंगे तो फिर ना सिर्फ मुल्क के अंदर सियासी इस्तेहकाम कायम होगा, लोगों की ज़िंदगियों में इत्मीनान भी आएगा। और दुनिया के जमहूरी माशरों में जो मजबूत मुल्क हैं
वो इसलिए मजबूत हैं कि वहां पर उनकी मईशत भी मजबूत है ठीक। और लोगों की हालत ज़ार भी बेहतर सही। है। तो मैं समझता हूं कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपनी तगोदो के नतीजे में मईशत को तो दुरुस्त सिमत पे गामजन किया है। अब इस मईशत के असरात आम आदमी की जिंदगी पर भी आने चाहिए। जो मईशत बेहतर हो रही है इसके असरात आम आदमी तक पहुंचने चाहिए, लेकिन हम गवर्नमेंट की पॉलिसीज को देखें, हम महंगाई की शरह के हवाले से भी बात करें, वो सिंगल डिजिट पर आ गई। इसी तरीके से इंटरेस्ट रेट बैंक का जब गवर्नमेंट आई थी तो 21% वो भी कम हुआ है, यानी सरमायाकारी में आसानी पैदा की। जी बिल्कुल, वो सरमायाकारी में आसानी पैदा की जा रही है सर। देखिए, जो मईशत की बहाली या जिसे हम रिकवरी कहते हैं, इकोनॉमिक टर्न अराउंड, ये शहबाज शरीफ साहब का खास तौर पर, शरीफ गवर्नमेंट जब भी माजी में मियां नवाज शरीफ भी रहे, ये उनका फोटे है, स्पेशलाइजेशन। ठीक, यानी ये उनका अवलिन तरजीह है। बुनियादी तौर पे उसका भी फोकस ये है कि अगर मुआशी, जिस तरह मेरे भाई ने भी कहा कि मुआशी आसूदगी होगी, खुशहाली आएगी, तो लोगों के अंदर एक इत्मीनान, और इत्मीनान के अलावा वो एनर्जाइज होते हैं, पावर होते हैं जी। लोग मजीद तरक्की के लिए ख्वाहिशमंद होते हैं, उनके रास्ते खुलते हैं, ओपनिंग्स मिलती हैं नई नई रोजगार की और तनव्वो पैदा करने की अपनी स्किल्स में। तो इन चीज़ों पे जब हुकूमत तवज्जो देगी, देखिए हुकूमत दुनिया भर में कभी एम्प्लॉयमेंट सेक्टर बड़ा नहीं होता, ख़ास तौर पे हुकूमतों का काम है कि एनेबलिंग एनवायरनमेंट देना। लेकिन शहबाज शरीफ हुए, इवन माजी में मियां नवाज शरीफ जब वज़ीर आज़म थे, तो उनका ये काम था कि एनेबलिंग एनवायरनमेंट भी ऐसा दो और बाकायदा ऐसे पूरे प्लान्स बनाएं, ऐसे मंसूबे बनाए जाएं कि जिसमें सरमायाकारी बाहर से भी आए, जी, यहाँ का भी सरमायाकार है उसका कॉन्फिडेंस बढ़े, ठीक, उनको इंसेंटिव्स दिए जाएं, जैसे टैक्स हॉलीडेज वगैरह के भी इंसेंटिव दिए गए। और इसमें जो सबसे बड़ी चीज़ है कि जब आप कोई बड़ा प्रोजेक्ट लगाते हैं और वो कामयाबी से आगे अपनी मनाजिल तय करता है, तो जैसे मैंने बताया कि यूरोपियन ईस्टर्न यूरोप के एक एम्बेसडर मुझे मिले, तो वो कहेंगे ये जो आपको बैरूनी सरमाया आ रहा है सीपैक की शक्ल में या दीगर कोई और आपके प्रोजेक्ट्स यहाँ लग रहे हैं जी, तो इनके ये एक मकनातीस का काम करते हैं, ठीक, यानी मजीद बैरूनी सरमायाकारी होगी। और आप यानी सुन के हैरान होंगे कि रशिया कई के अंदर भी एक सेंचुरी स्टील मिल है, वो अपना काम शुरू कर चुकी है, और भी कुछ वहाँ मिल्स हैं जो तकरीबन 9 प्रोजेक्ट्स वो चाइना के हैं। उसके बाद पाकिस्तानी सरमायाकारों को भी कहा गया कि आप भी अपना वहाँ पे काम शुरू करें। SIFC की भी सर मिसाल है, इंसेंटिव्स भी दिए गए हैं, और SIFC तो एक बेहतरीन तरीके से काम कर रही है। बुनियादी तौर पे SIFC का जो तजुर्बा इसलिए भी कामयाब है कि जैसे हमारी आर्म्ड फोर्सेस के अंदर वो वाले बॉटलनेक्स नहीं होते जो हमारी रेड टेबिज्म होती है बाहर का आपको सरमायाकारी में जितने भी मराहल होते हैं उनमें सुर्ख फीता बहुत होता है जी। तो इसमें दूसरा ये है कि हमारी अफवाज में, एस्टेब्लिशमेंट में बैरूनी जो हमारे गवर्नमेंट्स हैं या बैरूनी सरमायाकार हैं, वो समझते हैं कि ये इस्तकामत की जामन है, ठीक, यानी एक मुस्तकिल इकाई है मुल्क के अंदर और एक पावरफुल इंस्टीट्यूशन है। कुछ ममालिक के तो मॉडल्स ही और है ना, जैसे चाइना के जो शी जिनपिंग है वो उनके सदर भी हैं, सेक्रेटरी जनरल ऑफ द रूलिंग पार्टी भी हैं, ठीक, और मिलिट्री कमीशन के चेयरमैन भी हैं, ठीक है। तो चूंकि हमारा तो ऐसा है ही नहीं, हमारे को ऐसे ओहदे नहीं है, ठीक, तो इस वक्त इसलिए SIFC जो है एक बहुत अच्छा अरेंजमेंट है, ठीक, जो दुनिया में एक बड़ा कामयाब मॉडल है। और जो हम यहाँ बैठे बात कहते हैं ना कि जी ये इधर ऐसा है, आप अमेरिका जैसे जो बहुत ज्यादा जमहूरी होने का दावा करते हैं, आपको पता है वहाँ पेंटागन, US एयरफोर्स और सब रिसर्च थिंक टैंक्स वगैरह जितने वहां कन्वर्ज होके काम कर रहे हैं, शायद ही कहीं और वहां से एडवाइस आती है बकायदा। बिल्कुल, तो बिल्कुल। इनपुट ये बहुत होती है वहां सही। और ये मैं समझ रहा हूं कि ज्यादा जो अच्छा काम हो रहा है ना वो ये है कि इस वक्त आप ब्यूरोक्रेसी से काम लेने की और टेक्नोक्रेसी से काम लेने की सलाहियत है हमारे प्राइम मिनिस्टर में। ठीक सर, ब्यूरोक्रेसी की आप बात करें तो बचत पॉलिसी के हवाले से प्राइम मिनिस्टर ने, आपको पता होगा, नेशनल मैनेजमेंट कोर्स के तहत जो बैरूने मुल्क ऑफिसर्स जाते हैं उस पर भी उनको भी पाबंदी लगा दी है, फौरी तौर पर मुअत्तल करने का हुक्म जारी किया। जी, वो बाकायदा बन गया था फॉरेन स्टडी टूर। जी, वैसे होते हैं वो फॉरेन स्टडी 20 में से 21वें ग्रेड के लिए जो जाते हैं, जी, उनके लिए भी, वैसे भी जितने बड़े भी होते हैं, जैसे मैं नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी था तभी फॉरेन स्टडी टूर्स आते थे जी। लेकिन ये है कि ऑलरेडी जो ग्रेड 20 तक बंदा चला जाता है सिविल सर्वेंट, वो तो कई टूर्स लगा चुका होता है। ठीक, और आजकल तो आपकी टिप्स पे है ना दुनिया की सारी इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी, यहाँ बैठे भी आप जूम कॉन्फ्रेंसेस के जरिए, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, पुलिस सर्विस, कस्टम सर्विस, बिल्कुल सर, ये सारी इंक्लूड है। आप यहाँ से बहुत सारी चीज लर्निंग कर लेते हैं, अपना इनपुट यहाँ से दे सकते हैं। तो मेरे ख्याल ये अच्छा इकदाम है क्योंकि ऑस्टेरिटी मेजर लेंगे। अंग्रेजी का मकूला है कि अ पेनी सेव्ड इज अ पेनी अर्न्ड। ठीक, और ये काम उन्होंने प्रोजेक्ट्स में भी किया। सलमान साहब और मैं चूंकि अक्सर
सारे प्रोजेक्ट्स में उनके साथ होते थे। जी सर। तो वो खुद बताते थे और हमें खुशी होती थी सर। कि ये प्रोजेक्ट था $10 अरब का मिसाल के तौर पे, ठीक। तो मैंने ये 8 अरब में करा लिया। तो ठीक। ये उनसे बाकायदा बिल्कुल नेगोशिएट करते थे। बिल्कुल ठीक है ना। और सलमान गनी साहब, आपको याद होगा हम प्रेस कॉन्फ्रेंस जब कवर करते थे, आप भी वहां पर मौजूद होते थे सर, तो शहबाज शरीफ साहब की जो एक सबसे बड़ी क्वालिटी है वो ये है कि चाइना क्योंकि हमारा दोस्त मुल्क है, तो चाइना के साथ जब एग्रीमेंट्स हो रहे होते थे तो वो कहते थे कि पाकिस्तान से खसूसी एक मोहब्बत का इजहार करते थे, लेकिन शहबाज शरीफ साहब उसमें जो डील करते थे वो उसके बड़े माहिर थे कि एक एक रुपया कौम का कहते थे कि मेरी कोशिश होती है कि मैं उससे बचाऊं, और वो उससे फखरी अंदाज में ये बात करते थे। चाइना ने ही उन्हें शहबाज स्पीड का जो हाँ, क्रेडिट अब दिया पाकिस्तान है, स्पीड। और चीनी उन्हें बहुत बेहतर समझते हैं और वो चीनियों को बहुत बेहतर समझते हैं। देखिए हमें पिछले दिनों चीन के विजिट का इत्तेफाक हुआ है सर, और इसमें कोई दो आरा नहीं कि पाकिस्तान की 70 साल सियासी तारीख उठा के देखें तो कहा जाता है कि दोस्त वो जो है मुश्किल वक्त में आपके काम आए, बिल्कुल आपके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा हो, आपको बहरानी और हैजानी कैफियत से निकाले, तो ये क्रेडिट चीन का है। और वहाँ पर हमने मुख्तलिफ ब्रीफिंग्स अटेंड की तो वो यकसू थे, वो संजीदा थे पाकिस्तान से दोस्ती के हवाले से, पाकिस्तान की मुआशी तरक्की के हवाले से और सी पैक के अमल के हवाले से नहीं। लेकिन नई चीज़ जो हमें वहाँ सुनने और देखने को मिली कि वो इस हवाले से भी यकसू थे कि पाकिस्तान की आज की पॉलिटिकल लीडरशिप और पाकिस्तान की अस्करी लीडरशिप दोनों यकसू हैं चीन के साथ दोस्ती पे, और ये बहुत बड़ा क्रेडिट है। देखें मैं ये नहीं कहता कि जी आप कोई अमेरिका से ताल्लुकात ख़राब कर लें कि अमेरिका माजी के अंदर पाकिस्तान का साथ देता रहा है, इनमें एक फ़र्क है। फ़र्क ये है कि जब अमेरिका किसी को इमदाद देता है ना तो अपने सियासी मफादात के साथ मशहूर करता है, लेकिन चीन जब किसी के साथ ताल्लुकात बनाता है या वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करता है या उनके माशी, तो उसमें उसका सियासी एजेंडा नहीं होता। वो जिस तरह खुद मुआशी तरक्की के अमल को खुद टारगेट रखता है, वो अपने दोस्तों के हवाले से भी चाहता है। देखिए आज चीन बहुत ज़्यादा ख्वाहिशमंद है कि पाकिस्तान मुआशी हवाले से मजबूत हो, और आप नोट नहीं करते जब मैं दहशतगर्दी की बात करता हूँ, ये दहशतगर्दी क्यों हो रही है? ये दहशतगर्दी का सारा अमल आपके सी पैक पे असरअंदाज होने के लिए है। ये आपके चीन के प्राइम मिनिस्टर आए पाकिस्तान, उनके आने से पहले ये जो चीनी इंजीनियर्स को टारगेट किया गया, क्यों किया गया था? वो जो आप बात करते हैं, चाइना को भी मैसेज था और पाकिस्तान को भी मैसेज था। लेकिन देखें चीनी प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान में आए, उन्होंने पाकिस्तान की अस्करी लीडरशिप, पाकिस्तान की सियासी लीडरशिप, पाकिस्तान के प्रेसिडेंट से मिले और फिर उन्होंने इसी बात का इरादा किया कि हम आपके साथ खड़े हैं, हम पाकिस्तान की मुआशी तरक्की के ख्वाह हैं। क्यों हैं? देखें अमेरिका की इस खिते में तरजीह कौन है? उनका स्ट्रेटेजिक पार्टनर इंडिया है, चीन का स्ट्रेटेजिक पार्टनर पाकिस्तान है। तो मैं समझता हूँ कि जब हम चीन की दोस्ती पे नाज करते हैं तो फिर हमें यह भी देखना चाहिए कि चीन ने तरक्की के मराहल कैसे तय किए। देखिए उमर, वहाँ पर जितने शहरों में हम गए कि हर शख्स वहाँ पर अपना काम कर रहा था, वो दूसरे के काम में मुदाखलत नहीं करता, उसे पता होता है कि मैंने शाम तक कितना काम करना है। और हमारा बड़ा सियासी अलमिया ये है कि हम दूसरों का काम करते हैं, हम अपना काम नहीं करते। देखें अगर पाकिस्तान के आज के प्राइम मिनिस्टर जो हैं, हमने उन्हें पंजाब के अंदर देखा, उन्होंने पंजाब को मॉडल सूबा बनाया, उनकी गवर्नेंस का अमल इंतहाई मौसर था, और इस तरह की आलमी रिपोर्ट्स मौजूद हैं कि वो पंजाब को गवर्नेबल सूबा कहते थे। आज अगर वो पाकिस्तान की मईशत को इस्तेहकाम की मंजिल पर ले जाने के लिए संजीदा है तो मेरा ख्याल उनको सबकी मदद करनी चाहिए, और पाकिस्तान की मुआशी तरक्की जो है वही इसी में हम बात करें कि सर जब वो बचत पॉलिसी के हवाले से अगर उनका जिक्र करें तो वो भी बड़ा उनको नजर आता है, और ब्यूरोक्रेसी से काम लेना वो जानते हैं। जिस तरीके से हमने देखा कि अब उन्होंने जो है वो नेशनल मैनेजमेंट कोर्स के जो फॉरेन टूर्स होते थे ये अमूमन 20 में से 21 में। मैं इसमें थोड़ा सा ना मेरी अपनी एक रिजर्वेशन है, मैं उनको जानता हूँ कि वो चाहते यही है, लेकिन ये ब्यूरोक्रेसी अपना रास्ता निकाल लेती है, कहीं ना कहीं से रास्ता निकाल लेती है। इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा और बताऊं, उन्होंने किफायत शारी की बाकायदा एक कैंपेन रखी थी। नासिर खोसा साहब की क़यादत में पाकिस्तान के 12 बड़े इदारों ने बैठ के मगजमारी की थी, सिफारशात पेश की थी। देखें बात यह कि जब हम गवर्नेंस के अमल की बात करते हैं तो फिर सबको इसमें अपना रोल अदा करना चाहिए, और उसमें मैं आपको बता रहा हूँ कि पाकिस्तान के ऐसे इदारे हैं जिनके लोग तनख्वाहें भी उतनी लेते हैं जितनी पेंशन लेते हैं। तो उन्होंने वहाँ पर ये रिकमेंड किया था कि ये नहीं हो सकता कि एक आदमी 15 लाख रुपया सैलरी ले और पेंशन में भी ताउम्र उसे 15 लाख रुपया मिले। उन्होंने कहा था कि उसे उनको कम करके 5 लाख रखा जाए। तो मैं समझता हूँ कि शहबाज शरीफ साहब इस हवाले से तो यकसू है, इसलिए कि वो खुद किफायत शारी करते हैं कि बात यह कि जो बंदा खुद किफायत शारी करता हो ना वो उस पॉलिसी को लागू भी कर सकता है। उन्होंने पंजाब की सतह पर तो बेहतरीन अंदाज के अंदर, देखिए मैं ये नहीं कहता कि उन्होंने ब्यूरोक्रेसी को खौफजदा किया था,
उन्होंने ब्यूरोक्रेसी के अंदर एक जिम्मेदारी का एहसास पैदा किया था। ठीक। ये भी प्रोग्राम से पहले डेंगू की इजलासों का जिक्र कर रहे जी, थे, जी, जी, तो हमारी सुबह बात 6 है। बजे मीटिंग होती थी। बिल्कुल। चीफ सेक्रेटरी सोए होते थे बाद में। बात है कि यही एक तरीका है कि जी आप जिम्मेदारी का एहसास पैदा करें, और जब सही। आपका लीडर खुद कुछ करता नजर आता है ना, फिर ब्यूरोक्रेसी को भी करना पड़ता है। मैं समझता हूं कि ये जज्बा और वलवला पाकिस्तान को इस्तेहकाम की मंजिल की तरफ लेकर जाएगा, लेकिन सबको अपने अपने तर्ज अमल पर नजरसानी करनी चाहिए। सही। लेकिन हमारी सियासी लीडरशिप को भी ये सोचना चाहिए कि अपनी सियासत को पाकिस्तान के मफादात के साथ सही। मशरूत करें। पाकिस्तान के अंदर सही। फर्स्ट क्रिएट करके वो दुश्मन की तो खिदमत कर सकते हैं, सही। पाकिस्तान की खिदमत नहीं हो बिल्कुल ठीक। सकती। और यहाँ पर सलमान गनी साहब जिस तरीके से बात कर रहे थे कि साजगार माहौल बड़ा जरूरी होता है, जी, और बिल्कुल। इसी ये एक बड़ा सक्सेस है गवर्नमेंट का। और लेकिन यहाँ पर हम जब इसकी बात करें तो वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने जो डेरा इस्माइल खान और जिला जी, बन्नू में दहशतगर्द हमले हुए हैं उसकी भी शदीद अल्फाज में खास मजम्मत- तौर पे कुछ पुलिस ऑपरेशंस में भी हलाकतें इनकी की गई है ना, जी। फितना अल खवारिज जी। की, उसके बारे में भी ज्यादा ये खुशी की बात है कि पुलिस के अंदर भी ये सलाहियत अब कैपेसिटी बढ़ाई गई है। जी। यानी कि हमारी आर्म्ड फोर्सेस तो कर रही हैं, एक दो ऐसे ऑपरेशंस में बकायदा हमारे पुलिस फोर्सेस के भी सर, हमारी personnel forces ने तमाम साथ ही- शिरकत की जी, है, उनकी HIFCO, तरबियत, उनकी सारे- महारत जो है, उनकी कैपेसिटी जो बढ़ी है, जी। तो ये भी बायस इत्मीनान है कि लोग अब समझ रहे हैं कि हम सेफ हैंड्स में हैं, सेफ यानी महफूज हाथों में जी। है, और हमारी फोर्सेस जो हैं वो हर वक्त तैयार हैं। और forces की दूसरा हमारी ये बड़ी कि कुर्बानी है, पैगाम सर। भी जा रहा है उन फोर्सेस को जो हमें हमारे यहाँ सबोताज की ये जो सरगर्मियाँ कर रही हैं, हमारे मंसूबों को ख़राब करने की कोशिश की जा रही है, हमारा मोराल डाउन करने की कोशिश की जा रही है, ठीक। और सरमायाकार को भगाने की। तो ये एक तरह का आपने चौमुखी लड़ाई जो है ना वो जीती है। ठीक। यानी सिर्फ वो खवारज जो 10-12 हैं उनका मारे जाना ना देखें, एक जिस तरह वो मैसेज कन्वे करते हैं ना। अब दहशत गर्दों का एक बाकायदा नफ्सियाती एक तरीका है जंग का। वो कहते हैं कि अगर आपका टारगेट ए है, जरूरी नहीं ए को हिट करो, ए से 10 किलोमीटर दूर सी को भी हिट कर लो तो दहशत फैल जाएगी ए से लेके सी तक। जी। तो बुनियादी तौर पे वो कहते हैं अंग्रेजी में स्ट्राइक द टेरर इन द हार्ट्स ऑफ द पीपल, ठीक। लोगों के दिलों में दहशत फैलाना। ठीक। तो इसी तरह उसको बिल्कुल उसके बरक्स ले लें, जब हमारी फोर्सेस उनको एलिमिनेट करती हैं, उनका खात्मा करती हैं इन खवारिज का, जी। तो वो वहां भी ये मैसेज जाता है कि भाई अब ये तैयार हो गए हैं ठीक। कि पाकिस्तान अब हमें छोड़ेगा नहीं। सही। अब वो जो हमें जो बड़ी फील्ड लेवल प्लेइंग फील्ड मिला हुआ था एक मादी में, हमारे जो जनूनी एक हुक्मरान रहे हैं जी। उनकी तरफ से जो खुद कहते थे ये हमारे अपने लोग हैं। जी। भाई भले अपने लोग कैसे हो गए मुझे बताएं। मेरे घर पे, मैं पंजाब का हूँ, मेरे घर पे 100 बंदा पंजाब का आके हमलावर हो गया, मैं तहस नहस कर दे, मैं कहूँगा मेरे अपने लोग जी। हैं। जो जराइम पेशा लोग हैं या उनकी जाके उनकी कत्लेआम करते जराइम हैं पेशा किसी मासूम का नहीं लोगों होता, का, सर, वो बिल्कुल। हमारे अपने लोग कैसे हो गए? ठीक। वो भले 5 वक्त के नमाजी होने का भी दावा करें, वो हमारे अपने लोग नहीं है। ठीक। तो ये हमने इस तरह की फॉल्टी पॉलिसी जो भुगती गुज़िश्ता 3.5 साल में जो मादी का था, उसका भी मैं समझता हूँ कि ये वो रिवर्सल हो रहा है। अब उसका सारा वो चीज़ें जो है ना न्यूट्रलाइज हो रही हैं। ठीक। तो ये इसको आप समझे कि चौमुखी लड़ाई आपने बिल्कुल जीती। ठीक है। और सर, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तानी फोर्सेस का जब हम जिक्र करते हैं, बहुत कुर्बानियां दी हैं सर। देखिए उमर, ये बुनियादी तौर पे दहशतगर्दी का जो एलिमेंट है, दहशतगर्दी की जो जंग है, ये अमेरिका की थी, और वो उस जंग में पाकिस्तान को फ्रंट लाइन कंट्री बनाया गया। पाकिस्तान ने रिजल्ट्स दिए, पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों ने कुर्बानियों की एक तारीख रकम की है, और उस जंग के अंदर हमारे 50-60 हज़ार लोग शहीद हुए हैं, हमारा 150 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ। लेकिन अलमिया ये था कि जिस फोर्स ने हमें फ्रंट लाइन कंट्री बनाया, वो हमें एक अजीब सी सूरत हाल के अंदर छोड़ के चले गए। लेकिन फिर भी हमारी फोर्सेस की इस कुर्बानियों की तारीख को दुनिया ने सराहा है। लेकिन ये जो नई दहशतगर्दी है, ये और है। जी। देखिए, ये मगरबी बॉर्डर आपका सेफ था, और जब उन्हें वहाँ से खुद निकलना पड़ा अफ़गानिस्तान से, इसलिए कि अफ़गानी किसी का तसल्लुत बर्दाश्त नहीं करते, तो वो ऐसा असला वहाँ छोड़ के गए जो जदीद असला था। जी। फंडिंग आपके हमसाया मुल्क की है, वो कभी पाकिस्तान को फलता फूलता नहीं देख सकता। उसे पता है कि पाकिस्तान उसके मुकाबले में एक मौसर न्यूक्लियर पावर है, अब वो पाकिस्तान पे हावी नहीं हो सकता। ठीक। अब वो हावी, उसे ये समझ आ रही है, आप ज़रा दुश्मन का माइंडसेट समझें कि वही समझते हैं कि जी ये तो हमसे 10 गुना छोटे थे और इनकी मईशत डामाडोल थी, उस माशी कैफियत में ये पाकिस्तान की, ये दुनिया की 7वीं न्यूक्लियर पावर बन गए। एक तो परेशानी उनकी ये थी, और दूसरा जब आपने सी पैक का मुआहदा किया और आपने माशी हवाले से आगे बढ़ने की बात की, माशी मजबूती की बात की, तो ख़तरे की घंटी उनके लिए बजी। तो ये सारा जो अमल हो रहा है ना दहशतगर्दी का, ये दरअसल सी पैक पे असरअंदाज होने के लिए
और जो आप बात कर रहे थे पाकिस्तान आप की अभी जो मईशत आप पे शुरू में असर बात डालने कर रहे के थे लिए। सर कि देखिए, मैं- साजगार माहौल बड़ा जरूरी होता है। देखिए, इसमें मैं आपको एक चीज बताऊं, दुनिया की सियासी तारीख में ये जंगें सिर्फ फौज नहीं लड़ती, ये कौमें लड़ती हैं। और फौज के पीछे कौम को खड़ा होना पड़ता है। और मैं आपको ये भी एक अलमिया की बात थी कि ये दहशतगर्दी के खिलाफ हमारी फोर्सेस जंग लड़ रही हैं। और माजी के अंदर आपने उन लोगों को पाकिस्तान आने की दावत दे दी जो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के मुर्तकिब थे। आपने किसी से इजाजत नहीं ली, पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारे पीटते रह गए, आपने अपनी कैबिनेट को इतबार नहीं लिया। और मुझे अच्छी तरह याद है कि ये एक बैरूनी चैनल था जिसपे मैंने ये खबर सुनी कि उन्होंने कहा जी कि ये हमारे लोग हैं, इन्हें आने की इजाजत है। ये सारा सिलसिला वही है। और बात ये कि इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान की फोर्सेस ने एक कुर्बानियों की तारीख रकम की है। और आज तक पाकिस्तानी फौज के किसी जवान या अफसर की तरफ से ऐसी बात सामने नहीं आई कि जी वो अपनी इस जद्दोजहद के हवाले से, अपने फ़र्ज़ के हवाले से उसने पसपाई इख्तियार की हो। मैं आपको बता रहा हूँ, आप इंडियन फौज मियाँ साहब ज़्यादा बेहतर जानते हैं। हम लोग जब इंडियन चैनल देखते हैं तो वहाँ पर हर 10 दिन के बाद ऐसी खबर आती है कि लोग दौड़ जाते हैं अपनी ड्यूटी से। हमने उनके वहाँ पे देखे हैं। ये असल में ट्रेनिंग है। देखें, जब हम अपने अदारों की बात करते हैं, खुदकुशियां की हैं, खुदकुशियां की हैं, खास तौर पे आप देखें कि हमारी फोर्सेस की ताकत क्या है। हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस की ताकत यह है कि इनकी पेशावराना अहलियत है, इनके अंदर एक जज्बा और वल्वला है। और सबसे अहम बात यह है, इनके अंदर एक एहतसाब का अमल है। ये जो एहतसाब का अमल जिन अदारों के अंदर होता है वो अदारे मजबूत होते हैं, वो अदारे फाल होते हैं। और लोग बड़े फख्र से कहते हैं कि हमारा फलां अदारे से तल्लुक है। तो मैं इसीलिए कहता हूँ, जब हम फोर्सेस की ये बात करते हैं तो पाकिस्तान के अंदर भी एहतसाब का अमल होना चाहिए और तमाम अदारों में होना चाहिए। देखें, हमारी अदलिया जो है, हम तो वो लोग हैं जिन्होंने आज़ाद अदलिया के लिए स्ट्रगल की है। लेकिन पाकिस्तान की जब मुआशी तारीख को हम देखते हैं तो बाद फैसले ऐसे थे जिसने पाकिस्तान की मईशत को मजबूत बनाने की बजाय उसने कमजोर किया है। चलते पाकिस्तान को पटड़ी से उखाड़ा है। ये 2017 में नवाज शरीफ साहब के साथ क्या हुआ था? क्या वो पनामा में शामिल थे? नहीं, ये CPEC और IMF की लड़ाई थी। उस प्राइम मिनिस्टर को मसनद इक़्तिदार से गिराना मकसूद था। कौन लोग थे उसमें इन्वॉल्व? और मैं समझता हूं कि नवाज शरीफ साहब इस हवाले से खुशकिस्मत हैं कि उनकी जिंदगी में उनके खिलाफ सारे साजिशी किरदार जो है बेनकाब हुए हैं। तो पाकिस्तान के रियासती इदारों को अपने मफादात, अपनी तरजीहात, अपने सारे मामलात को पाकिस्तान के मफादात के साथ मुंसलिक करना चाहिए। और जब हम मुआशी तरक्की की बात करते हैं, देखें उमर, आज से 2-3 साल पहले एक मायूसी की कैफियत थी। उससे निकल आए सर, अब उससे निकल आए हैं, आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। मुझे और आगे थोड़ा ऐड करें सर कि याद होगा आपको, आप उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे, मैं भी वहां पे था, जब गवर्नर हाउस में PDM की गवर्नमेंट का आखिरी वक्त तकरीबन था, तो प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने किस तरीके से IMF के साथ जो है वो एग्रीमेंट करवाया था। देखें, बात ये कि आप IMF, मैंने इसीलिए अभी इस प्रोग्राम के आगाज पे कहा था कि आज अगर आपकी मईशत स्टेबल होती नजर आ रही है तो इसमें बड़ा रोल जो है वो IMF के उस प्रोग्राम का है। लेकिन मैं ये भी बताता चलूँ कि वो कहते हैं फरेबे जिंदगी है सहारों की जिंदगी। कि बात ये कि आप IMF के इस कर्जे पे हमें फख्र नहीं करना चाहिए, हमारी मजबूरी थी। जो कौमें ये कर्जों पे अपनी मईशत को चलाती हैं वो कामयाब नहीं होती। और आप देखें, जहां पर प्राइम मिनिस्टर इस क्रेडिट की बात करते हैं, वो साथ ये भी कहते हैं कि हमें इस IMF से छुटकारा हासिल करना है। इसलिए कि आज उसका हल भी सर दे रहे हैं ना। देखिए, जब पाकिस्तान के लोग, मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब हमारी लीडरशिप गलत वादे करती है, मैं मुनासिब नहीं समझता नाम लेना कि एक शख्स ने कहा कि जी मैं इक़्तिदार में आके IMF से रजू करने को खुदकुशी कर लूंगा। उसके बाद आज अगर पाकिस्तान की मईशत फंसी नजर आ रही है उन मुआहदों के नतीजे में, आपने बिजली, गैस, पेट्रोलियम, हर चीज को आपने उनकी मंजूरी के साथ मुंसलिक कर दिया। और मैं समझता हूँ बड़ी मुश्किल के साथ ये मुआहदा हुआ है, इसके असरात नजर आना शुरू हुए। लेकिन फिर मैं एक बात कहूंगा, देखें, बात यह कि पाकिस्तान के अवाम को भी अपने अंदर जान पैदा करनी चाहिए। और इस मुल्क के अंदर, इस मुल्क के हवाले से, पाकिस्तान के हवाले से सबसे ज्यादा अगर कोई जज्बाती अंसर है वो पाकिस्तान के 24 करोड़ अवाम है कि उनका दिल पाकिस्तान के लिए धड़कता है। तो लिहाजा उन लोगों को तरजीह दें जो पाकिस्तान के हवाले से संजीदा है। अपने सियासी मफादात को वो बालातर नहीं रखते, पाकिस्तान के कौमी मफादात को बालातर रखना चाहिए और तभी पाकिस्तान आगे की तरफ जाएगा। ये मुल्क जो है ये हमेशा कायम रहने के लिए बना है। और इस मुल्क की जो सोच और अप्रोच थी वो हजरत इकबाल की थी। और कायदे आजम ने जिन मकासद के तहत पाकिस्तान बनाया था, उनके पास एक क्रेडिबल लीडरशिप थी। वो दुनिया के अंदर एक तजर्बागाह बनाना चाह रहे थे कि दुनिया के लिए मशले रहो। तो जब तक हम मुआशी हवाले से अपने पाँव पे नहीं खड़े होंगे, मकासद पाकिस्तान
पाकिस्तान की तकमील नहीं होगी। बिल्कुल ठीक है। मियां सैफुर रहमान साहब, आज वफाकी वजीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारड़ साहब ने कहा है कि वजीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब की कोशिश भी है और वो कोशिश कर रहे हैं कि बिजली की कीमतों में कमी की जाए, उस पर भरपूर तवज्जो भी दे रहे हैं। नहीं, बिल्कुल यकीनन। देखिए, उनका जो मिशन है ना, जो हम भी चूंकि उनके साथ अक्सर हमने काम किया है, इंटरेक्शन किया है, उनसे गुफ्तगू की अक्सर, तो उनका यही मिशन है कि जिस तरह हम चीन की चूंकि मिसाल देते हैं कि चीन में उस मॉडल पे वो बहुत तवज्जो दे रहे हैं कि चीन ने 70 करोड़ लोगों को गुर्बत की सतह से नीचे से ऊपर लाए। तो इनका भी अब ये मिशन है कि जैसे वैसे उनके जो प्रोजेक्ट्स हैं वही देख लें, दानिश स्कूल देख लें कि दानिश स्कूल इतना अप टू स्टैंडर्ड था कि वो बच्चे जिनका माँ बाप बेचारे, मेरा ख्याल वो 10,000 रुपया भी उनकी इनकम नहीं थी, तो वो ऐसे स्कूल में पढ़ रहे थे जहाँ को 50,000 रुपया महीना देने वाला बच्चा बेहतरीन। तो ये है कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, वो कहते हैं कि जो वल्नरेबल क्लासेज हैं, जो लोग ऐसे यानी जो पसमानदा क्लासेज हैं, उनको ऊपर लाया जाए, उनको अपलिफ्ट किया जाए, ये उनका मिशन है। और इस मामले में वो बड़े पैशनेट हैं, बड़े यानी जुनून की हद तक वो इस पे काम कर रहे हैं। और इसीलिए वो बचत का, इसलिए सरमायाकारी का, रोजगार पे भी तवज्जो है। अब AI का, जैसे IT की तरफ भी अब तवज्जो दी जा रही है कि हमारी एक्सपोर्ट जो है बरामदात वो 2.8 अरब डॉलर से उसका 20 अरब डॉलर तक प्रोजेक्ट बनाए जा रहे हैं। तो इसलिए ये सारी कोशिशें यही हैं। और दूसरा ये है कि पोस्टेरिटी जो आपकी नई नस्ल है, वो जब तक एम्पावर नहीं होगी, उनको स्किल्स पे भी बड़ी तवज्जो दे रही है हुकूमत, ठीक, तो तब तक आप मुल्क की मईशत का पहिया और यूथ वैसे भी यूथ भी सर अगर बात करें, आपका क्वेश्चन जो था वो आज अतात तारड़ साहब ने जो 5 IPPs के बाद उन्होंने असल बात आज पाकिस्तान का जो बड़ा एक बुहरान था वो तवानाई का बुहरान था, और इसमें कोई शक नहीं कि बिजली के बिलों ने लोगों की जिंदगी जीवन की थी। और आज अतात तारड़ साहब ने ऐवान को इत्मीनान में लिया है कि 5 IPPs के साथ एग्रीमेंट हमने कैंसिल किए, 8 से 8 और होंगे। ये बड़ी खुशी। और सबसे अहम बात यह है कि उन्होंने कहा कि आइंदा गर्मियों से पहले हम बिजली की कीमतों में वाज़ेह रिलीफ देंगे। और मैं आज भी समझता हूँ कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पाकिस्तान की एक बड़ी सियासी और मजबूत कुव्वत थी। अगर इनकी मकबूलियत को किसी हद तक डैमेज हुई है तो बिजली के बिलों से हुई है। और ये बात मैं नहीं कह रहा, ये उनका लीडर कह रहा है। आपको याद है 21 अक्टूबर को जब नवाज शरीफ साहब मीनारे पाकिस्तान पे आए तो उन्होंने अपने खिताब में अपने हाथ में क्या पकड़ा हुआ था? वो बिजली का बिल था। बिजली का बिल लोगों की ज़िंदगी अजीरन बना के रखा था। किसी हद तक इन्होंने 50 अरब की सब्सिडी दी है। और शहबाज शरीफ साहब के मामले में अभी ये जो जिक्र कर रहे थे मियां साहब, मेरी खुद इनसे मुसलसल कई दफ़ा इस इशू पे बात हुई है और उन्होंने कहा था कि हम मुमकिन रिलीफ यकीनी बना के रखेंगे। अलबत्ता वो साथ ये भी कहते हैं कि IMF के साथ जो मुआहदा है मैंने उसकी खिलाफ वर्जी का मुर्तकिब नहीं होना। मैं समझता हूँ कि अतात तारड़ साहब ने बिजली के बुहरान के हवाले से, बुहरान के सद्देबाब के हवाले से और मुस्तकबिल की अपनी हिकमत अमली के हवाले से एक मौसर उनका खिताब था। कम अज़ कम उन्होंने पाकिस्तान के अवाम को ये इत्मीनान ज़रूर दिला दिया है कि बिजली की कीमतों में या बिजली की वजह से आपकी जो जिंदगी मुश्किल है उसे हमने आसान और उसको हल भी कर रहे हैं। असल बात उन्होंने जहाँ पर इशूज़ का जिक्र किया है, उन्होंने सब्सिडी प्रोग्राम का बताया है और वहाँ पर उन्होंने ये भी बताया कि हमने लोगों की जिंदगियों में इत्मीनान लाना है। जब तक आप आम आदमी के घर का चूल्हा जलता रहेगा और उसके घर के अंदर बिजली का बल्ब और पंखा चलता रहेगा, उनकी जिंदगियों में इत्मीनान आएगा। ये बुनियादी जिम्मेदारी हुकूमत की है। और मैं समझता हूँ कि अगर बिजली के बुहरान पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप काबू पाने में कामयाब हो गई तो ये पहले की तरह ज्यादा मौसर होगी, ज्यादा फाल होगी और पाकिस्तानी अवाम फिर शरीफ की आदत की तरफ ही। बिल्कुल ठीक है। और सर अगर ट्रैक रिकॉर्ड भी देखें मियां सैफुर रहमान साहब, आपको याद होगा कि 16-16, 18-18 घंटे लोड शेडिंग होती थी 2013 में। तो ये मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ही थे और शहबाज शरीफ साहब इन्होंने ये जो आप 16 और 18 घंटे 2011 की बात है, उसके बाद बिजली घर लगे पाकिस्तान में। फिर इनकी मुखालिफ हुकूमत आई तो उनके मशीरे तजारत क्या कहते थे कि जी ये ज्यादा बिल आ गए, ये जो इल्जाम भी क्या लगा रहे कि बिजली ज्यादा। सलमान साहब 1 मेगावाट तक नहीं यानी पैदा किया गया। आप उनकी भी अगर हम लेकिन बल्कि आपको याद होगा कि मियां नवाज शरीफ साहब नीलम झेलम प्रोजेक्ट में गए थे और वहां पे भी ये इशू आया था। तो वो उन्होंने कहा जी ट्रांसमिशन लाइंस को आप इंप्रूव करें। तब से ये काम भी हो रहा है। आज कौमी असम्बली में देखें, हमें असम्बलीज की संजीदा कार्रवाई भी बात करनी चाहिए। आज कौमी असम्बली में एक मुतफिका रेजोल्यूशन पास हुई है, वो कश्मीर के हवाले से। देखें, बात ये 77 साल से मकबूजा कश्मीर के अंदर जो कुछ हो रहा है, उस वक्त भी आज से 77 साल पहले भी उन्होंने फौज गर्दी की थी।
आज भी वहां पर उनका तसल्लुत जो कायम है वो फौज गर्दी की वजह से, कि 10 लाख फौज उनकी वहां पर मौजूद है। उन्होंने आर्टिकल 370 के जरिए जो एक खसूसी स्टेटस था कश्मीर को उसे खत्म किया है। मैं समझता हूं कि ये एक अच्छी बात है कि पाकिस्तान के अंदर अगर किसी एक इशू पे इत्तफाक़ राय है और पाकिस्तान की आज की पॉलिटिकल लीडरशिप किसी एक इशू के हवाले से यकसू और संजीदा है, वो कश्मीर का इशू है। आप देखें कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जिस भी प्लेटफॉर्म पे जा रहे हैं वो 2 इश्यूज पे जरूर बात कर रहे हैं, एक गजा की सूरत पे, दूसरी मकबूजा कश्मीर के अंदर इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों और इसके बदतरीन अमल पे। तो मैं समझता हूं कि आज कौमी असम्बली के अंदर जो रेजोल्यूशन पास हुई है ये पाकिस्तान के 24 करोड़ अवाम के एहसासात और जज्बात की तर्जुमानी भी है, और इस बात का भी याद है कि ये कश्मीर इशू जो है ये पाकिस्तान के लिए कोर इशू है। जब तक ये आप कश्मीर का मसला हल नहीं होगा, ये न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है इस खित्ते का। और आप देखें कि दुनिया की बड़ी फोर्सेस ने भी हमेशा मुज़ाकरात की बात की है, हम लोग अपने क्रेडिट्स भी नहीं लेते। देखिए पाकिस्तान इंडिया के मुकाबले में छोटा मुल्क है, लेकिन पाकिस्तान हर बड़े प्लेटफार्म पे क्या बात करता है कि जी हम इनके साथ बैठ के मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं। हर प्राइम मिनिस्टर ये बात क्यों करता है? इसलिए कि हमारा कश्मीर पे एक केस मौजूद है, मुतनाज़ मामलात पे हम अपना एक केस रखते हैं, और वो जो बड़ी फोर्स कहलाते हैं वो क्यों नहीं बैठते? इसलिए कि ये उन्होंने अपनी लीडरशिप के साथ बेवफाई की थी। 70 साल पहले जवाहरलाल नेहरू जो है वो गए थे यूएन में, उन्होंने जाके वहां पर वादा किया था कि कश्मीरियों को उनका हक खुदरादियत देंगे ताकि वो अपने मुस्तकबिल का तयन का फैसला कर लें। 1 लाख से ज्यादा लोग शहीद हो चुके हैं वहां पर, और आज भी कश्मीर की वादी के अंदर कोई एक दिन ऐसा नहीं जाता जब कश्मीरियों की शहादतें ना हो, लेकिन उसके साथ साथ आज़ादी का नारा ना लगता हो। तो मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की कौमी असम्बली की आज की कार्रवाई, अगर अता तारड़ साहब ने वहां पर बिजली के बहरान और उसके सद्देबाब के लिए इक़दामात का जिक्र किया है, तो दूसरी तरफ असम्बली ने आज मुतफ़िका रेजोल्यूशन पास करके कश्मीर काज के साथ अपनी कमिटमेंट साबित। बिल्कुल ठीक है, और कश्मीर काज पे तो बड़ा क्लियर है मियां सैफुर रहमान साहब, हम पाकिस्तान जिस तरह करारदाद के हवाले से भी बात कर रहे हैं अभी, इसमें तो सब एक अच्छा एक बात उन्होंने की थी अभी कि जवाहरलाल नेहरू का, बल्कि जवाहरलाल नेहरू का बाकायदा जो भारत के वज़ीर आज़म थे ऑन रिकॉर्ड है उनकी स्टेटमेंट, उन्होंने कहा था कश्मीर बिलोंग्स नाइदर टू इंडियंस नॉट टू पाकिस्तान बट टू कश्मीरीज। यानी इतना उन्होंने भरमला ये बात ओपनली पब्लिकली कही, एडमिट की इंटरनेशनल फोरम पे कि कश्मीर ना तो भारत का है ना पाकिस्तान का, चाहे पाकिस्तान का वो ना मानते हो, लेकिन ये उन्होंने इतराफ किया पब्लिकली कि जी कश्मीर कश्मीरियों का है। फिर उसके बाद वो इस्तिस्वाब राय वाली बात, फिर सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर भी रेजोल्यूशंस मौजूद है, अब सिर्फ है कि उनको एनफोर्समेंट का इशू है। बिल्कुल ठीक है सर। हम अता तारड़ साहब वाली बात पर आते हैं कि जो बिजली की कीमतों में कमी पर हम बात करें, क्योंकि आप इधर ही बैठ के अक्सर बात करते थे, और एक मेन इशू है बिजली के बिलों का, तो अगर ये एड्रेस हो जाए तो एक अहम, मैंने तो उमर आपको ये बात कहा है कि ये आम आदमी का इशू है। बिल्कुल सर, और जिस जमहूरियत में आप आम आदमियों के इशूज को एड्रेस करते हैं, उनके मसाइल मुश्किलात का सद्देबाब करते हैं, तो सिर्फ हुकूमतें ही मजबूत नहीं होती, वहाँ पर सियासत भी मजबूत होती है, वहाँ पर जमहूरियत भी मजबूत होती है। तो आज का उनका खिताब बिजली के बुरहान, इसके सद्देबाब के वाली बात की है सर उन्होंने सारी। इसके बाद एसएम तनवीर साहब की भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आई है, वो भी इसी की तायद करते नजर आ रहे हैं। और ये मामला सिर्फ फिर आम आदमी का नहीं, जब मैं एसएम तनवीर साहब की बात करता हूँ तो उन्होंने अपने जो हमारी इंडस्ट्रीज है उसके हवाले से बात की है। देखिए बिजली जब आपके पास मौजूद है तो फिर बिजली आपको इंडस्ट्रीज को भी देनी पड़ेगी। इंडस्ट्रीज का चलना इसलिए जरूरी है कि वहां पर आपके रोजगार के मौके हैं, बिल्कुल सही, आपका इंडस्ट्रियल सारा मजबूत होगा तो आपकी बरामदात बेहतर होंगी, आपकी मईशत बेहतर होगी। तो बिजली के बहरान को हल करना मैं समझता हूँ कि सबसे पहली तरजीह इनकी ये होनी चाहिए। चूंकि मुझे याद है कि ये बिजली के बिलों की जब बात की थी नवाज शरीफ साहब ने, तो उन्होंने कहा था कि ये सिर्फ गरीब आदमी का ही मसला नहीं है, ये मतवस्त आदमी का भी मसला है। तो लिहाजा बिजली की कीमतों और बिजली के बहरान के सद्देबाब के हवाले से हुकूमत और ज्यादा संजीदगी जाहिर करे। और उन्होंने जो कहा है कि आने वाली गर्मियों से पहले हम वाज़ेह रिलीफ देंगे, मेरे ख्याल कौम के इत्मीनान के लिए ये बात बिल्कुल ठीक है। और ये हम जब बात करते हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मियां सैफुर रहमान साहब, तो जो वो लोग कहते हैं वो करके भी दिखाते हैं, तो ये एक अच्छी बात है। उनका ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा है कि जो काम करते हैं, दरअसल बुनियादी तौर पर जिस जंजाल में हम फंसे हुए हैं उसका एक ही सोल्यूशन है कि यकजहती के साथ, यगानगत के साथ, तमाम झगड़े छोड़ के, ये इंतशारी कैफियत से निकल के बड़ी अहम बात सब लोग काम करें और अपनी मंजिल की तरफ ध्यान करें, सिमत सही मुतय्यन करें, और बाकी काम होते रहेंगे, झगड़े भी होते रहेंगे, अनहेल्थी डिबेट्स भी हो जाएंगे, पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग भी हो जाएगी,
नफरतें भी सेटल हो जाएंगी, जिसे कहते हैं ना अंग्रेजी में सेटलिंग द ओल्ड स्कोर, बदले भी ले लिए जाएंगे। लेकिन जो असल बदला है वो तो ये है कि आप कौम को उनकी तकदीर संवारें, उसके नतीजे में आपको भी जो उनकी तरफ से एक अप्रिसिएशन मिलेगी, जो पब्लिक अप्रिसिएशन है, उससे बड़ा क्या इनाम है किसी सियासतदान के लिए। सही कि जी मैं एक काम कर रहा हूं और मुझे आवाम जो है वो अप्रिशिएट कर रही है कि जनाब आपने हमारी तकदीर संवार दी, आपने हमारी लाइफ संवार दी, आपने हमारी नई नस्ल को एक ट्रैक पे लगा दिया। तो ये इससे बड़ा जो सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट है वो कोई भी नहीं है। और मेरा ख्याल है काम करके अगर इज्जत कमाना, सुरखरू होना, वो बेस्ट स्ट्रेटजी है। बिल्कुल ठीक और है। इसमें कारबंद है। मैं समझता हूँ शहबाज साहब को मैंने देखा काम करते हुए, मैं इसलिए मैं उनका मोतरफ इसलिए हूँ कि उन्होंने वाकई ये स्ट्रेटजी इख्तियार करके चल रहे हैं और दिन रात कर रहे हैं। फोकस जब हम मईशत की बात और करते हैं तो उसको मोटिवेट भी कर रहे हैं। एफबीआर में भी वो जो है वो काफी कंसर्न है इस हवाले से, बेहतरी लाने की कोशिश एफबीआर में वो इसलिए कंसर्न है कि बात यह है कि पाकिस्तान का सैलरी जो तबका है वो तो टैक्स देता है। भाई लोग क्यों टैक्स नहीं देते कि लोग टैक्स चोरी करते रहे हैं। और मुझे याद पड़ता है उन्होंने एक मीटिंग में खुद मुझे ये बताया था कि 800 अरब के मुकदमात कोर्ट्स में मौजूद हैं। लोग टैक्स क्यों नहीं देते? दुनिया के जमहूरी माशरों में जब हम तरक्की और खुशहाली के अमर की बात करते हैं, उनकी ज़िंदगियों में इत्मीनान की बात करते हैं, उनके लिए सहूलतों की बात करते हैं, तो वो ऊपर से नहीं उनके लिए आया, वो टैक्स का सिस्टम उनका मौसर है। और पाकिस्तान के अंदर हर आने वाली हुकूमत ये तो कहती है कि जी हम अपना रेवेन्यू बढ़ाएंगे, लेकिन बात है कि वो रेवेन्यू बढ़ाने के बाद अपनी अयाशियों का अमल तेज कर देते हैं। तो मैं समझता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर साहब अगर खुद मीटिंग्स ले रहे हैं, कि एफबीआर की मीटिंग्स ले रहे हैं, इस्लाहात की बात कर रहे हैं, इक़दामात की बात कर रहे हैं, और हर चीज को वो किसके साथ मशरूत कर रहे हैं? नताइज के साथ। कि मुझे इसलिए तो वैसे भी आपका रेवेन्यू बढ़ा है। देखिए इसमें रेवेन्यू बढ़ा है। आज दुनिया के बड़े मालियाती इदारे अगर आपके पोषक के हवाले से इस्तेकाम की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो हो रहा है। और अगर यही स्पीड आप जारी रखेंगे तो मैं समझता हूं कि पाकिस्तान क्राइसिस से तो निकल गया है, लेकिन असल बात है आगे बढ़ने की। और इस पाकिस्तान के समरात और इसके असरात आम आदमी को मिलने चाहिए। ये पाकिस्तान की शाफिया के लिए नहीं बना था, ये आम आदमी के लिए बना था। जब तक पाकिस्तान के समरात आम आदमी को नहीं मिलेंगे, पाकिस्तान के असल मकासद पूरे नहीं होंगे। ठीक है। और सर शहबाज शरीफ साहब डूअर के तौर पर जाने जाते हैं, इम्पॉसिबल को पॉसिबल करना जानते हैं, तो उनसे उम्मीद भी है कि जिस तरह बात करें एफपीआर के हवाले से वो कंसर्न हुए, फिर हमने नताइज देखे, वो नताइज सबसे बंदा चेंज कर दिया जी। आप देखें उन्होंने कहा जो सेक्रेटरी नहीं था उन्होंने कहा मुझे बदल दिया। और वो काफी वो गो गेटर हैं जो नए सेक्रेटरी हैं, जो राशिद लंगड़ियाल साहब बिल्कुल। लंगड़ियाल साहब हमारे साथ ट्रैवल करते रहे हैं शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ साहब के साथ। उनको काम मुख्तलिफ दिए जाते थे, मुख्तलिफ असाइनमेंट्स। देखिए काम लेना यही तो आर्ट है जो लीडरशिप, जैसे मैंने बताया ना, लीडरशिप इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन फ्रॉम अदर्स। ये उसका एक बुनियादी है, और भी एबिलिटीज होती हैं। एक बुनियादी फोकस है जो सीएसएस ऑफिसर्स को पढ़ाया जाता है। अब ये एबिलिटी मैंने उनमें देखी है कि बगैर ट्रेनिंग के उन्होंने लोगों को ट्रेन कर दिया, यानी उन्हें समझाते हैं। उन्होंने खुद भी चैन नहीं लेना, किसी को चैन नहीं लेना। बिल्कुल, बहुत टाइम खत्म हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया सलमान गनी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया मियां सैफुर रहमान साहब। नाजरीन, आज के प्रोग्राम में मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर बातचीत की गई। अहम बात जो स्टॉक एक्सचेंज 90,000 इंडेक्स क्रॉस कर गई, यकीनन ये एक बड़ी खुशखबरी है और मुल्क की मईशत जो है वो बेहतरी की जानिब गामजन है। जब मुल्क के हालात बेहतर होते हैं तो लोग ऑब्वियसली जब खुशहाल होते हैं तो मईशत मजबूत होती है। ये सारी चीज़ें जो है वो जाहिर करती हैं कि हुकूमत जो है वो अच्छा परफॉर्म कर रही है। आज के प्रोग्राम के लिए बस इतना ही, मुझे इजाज़त दें। देखते रहें पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़।